चला जाए बच्चों आगे। हम लोगों ने अभी तक खत्म किया है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन, यानी हेलोएरीन कैसे रिएक्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स। और इसमें सबसे पहला सवाल जो है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ये 3 नंबर का सवाल है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आता है ये। तो लिखिए इस क्वेश्चन को कि वाई हेलोएरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हेलोएरीन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों परफॉर्म नहीं करते हैं। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। हो गया, चले आगे। अब क्वेश्चन समझाते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए कि ये आपके पास CH3Cl है, यानी हेलोएल्केन है, क्लोरोमीथेन है। इसमें अगर रिएजेंट डाल दें, क्या डाल दें, एक्वस KOH डाल दें, है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक को हटाकर उसके जगह पर दूसरा को जोड़ देना। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल को हटाकर उसके जगह पर दूसरे न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देना। और कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना हो तो उसके लिए जो रिएजेंट होता है वो होता है एक्वस KOH, बताया गया है। तो हमने यहां पर लिया है एक्वस KOH। अब ऐसा करने से क्या होगा, जहां CH3 के साथ क्लोरीन लगा है वहां पर OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वहां पर OH लग जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा, KCl जो आपका है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी जब आपने हेलोएल्केन लिया, CH3Cl लिया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो जब CH3Cl आपने लिया तो यहां पर मिथाइल के साथ हेलोजन था, सब्स्टिट्यूशन करवाया तो वहां पर उसकी जगह पर क्या आ गया, OH। इसका न्यूक्लियोफाइल इसके पास आ गया और इसका न्यूक्लियोफाइल इसके पास चला गया, एक्सचेंज हो गया ना न्यूक्लियोफाइल का। तो कहता है कि जब क्लोरोमीथेन से मिथेनॉल बना लिए तो अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और इसमें अगर हैलोजन लगा है, यानी ये क्लोरोबेंजीन है, तो इसमें अगर एक्वस KOH डालेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सो पूछ रहा है कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, वाई। जब हेलोएल्केन का सब्स्टिट्यूशन हो गया, जब हेलोएरीन का सब्स्टिट्यूशन करवाने बैठे तो हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ, यह सवाल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि CH3Cl या CH3Br क्लोरोमीथेन या क्लोरोइथेन या क्लोरोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन, कुछ भी ऐसा रहता, ठीक है, तो उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी हेलोएल्केन से आप बना सकते हैं। पर हेलोएरीन जब आता है तो इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है, रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो उसका क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जवाब सुनिए ध्यान से कि क्यों नहीं होता है। ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने यहां पर इस बात को लिखा कि हेलोएल्केन होता है पर हेलोएरीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ध्यान समझिएगा। इसका पहला कारण है ड्यू टू रेजोनेंस इन हेलोएरीन। क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस इन हेलोएरीन। हेलोएरीन में रेजोनेंस होता है, ध्यान समझिएगा। रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस का कंडीशन क्या है। अगर मान लीजिए ये आपके पास बेंजीन रिंग है और उसमें हैलोजन इस प्रकार से लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन है। आप सभी को जानते हैं कि क्लोरीन जो होते हैं वो हैलोजन होता है, और हैलोजन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, मतलब उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इस क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है। तो लोन पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो लोन पेयर हैं ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होना चाहेगा, सो दैट 3 लोन पेयर के बदले 2 लोन पेयर हो जाए, ताकि रिपल्सन कम हो जाए। ये इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करना चाहेगा, लेकिन यहां पर जो कॉर्नर पर जो कार्बन है बेंजीन रिंग के कॉर्नर पर, यह पहले से ही 4 बॉन्ड बना रखा है। एक बॉन्ड ऊपर है, एक लेफ्ट है और 2 राइट साइड में डबल बॉन्ड है। 4 बॉन्ड, यानी ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना ऑक्टेट पूरा कर रखा है।
तो यहां पर इसका अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में तभी बनेगा जब ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाए, लोन पेयर में। अब जैसे ही ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन जाएगा तो ये लोन पेयर क्या चीज में आ जाएगा, बॉन्ड पेयर में। ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो बेंजीन रिंग है और इसमें जो आपके पास क्लोरीन है, इसके पास 3 लोन पेयर के बदले अब 2 ही लोन पेयर आएगा और अपने लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, जिस कारण से इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड पेयर था वो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया और इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। देखो यहां ध्यान समझो, यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन अपने पास रखा और एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दिया। समझ रहे हो? तो कार्बन को दिया इसलिए क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ गया, क्लोरीन ने दिया है कार्बन को, देने पर प्लस आता है तो क्लोरीन पर प्लस आ गया। अब यहां पर ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन क्या किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये भी तो इसको दिया है। अरे ये कार्बन यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो ये भी तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। तो यहां पे दिया इसलिए प्लस और इसने लिया इसलिए माइनस। इसके पास माइनस दिख रहा है लेकिन इसका प्लस क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसको दिया है तो प्लस तो आया है, लेकिन क्लोरीन से लिया है तो माइनस भी तो आया। तो क्लोरीन से लेने की वजह से माइनस और इसको देने की वजह से प्लस, तो इसका प्लस माइनस खत्म हो गया है। मेरे कहने का मतलब है कि 3 लोग बैठे हैं, ये जो बंदा है ये अपना पेन उसको देना चाहता है तो इसको दिया, बोला उसको आगे बढ़ा दो जी, तो इसको आगे बढ़ा दिया। इसका क्या रोल है, कुछ नहीं। इसने इसे लिया इसलिए माइनस, इसको दे दिया इसलिए प्लस। तो इसने दिया तो इस पे कैसा आ गया, प्लस, इसने लिया तो कैसा आ गया, माइनस, और इसका प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नहीं समझ पाए? ये तो बीच का है, बस खाली लेके बढ़ा दिया ना, आगे दिया तो ये ना, लिया तो ये ना, इसलिए लिया इसलिए माइनस, दिया इसलिए प्लस। इसका बीच वाले का कोई रोल नहीं है, इसीलिए बीच वाले कार्बन पर कोई भी चार्ज नहीं दिखा रहे हैं। अब इसी को कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में शिफ्ट हो जाता है और जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर में चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और ऐसा इसलिए होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और लोन पेयर के वो इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में भाग लेते हैं, लोन पेयर के सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में भाग ले रहे हों, उसी को पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे ही कहेंगे, साथ ही साथ लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। कब? जब वो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग ले रहे हों, मूवमेंट करा रहे हों। इसका मतलब ये भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन क्या है, रेजोनेंस होने के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेट पेयर। क्या होना जरूरी है, कॉन्जुगेट पेयर जरूरी है। और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं पर पहला कंडीशन यही है, कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए। अगर उस कंपाउंड के पास कॉन्जुगेट पेयर नहीं है तो वहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। लोन पेयर 14 तरीके से कॉन्जुगेट, 14 टाइप्स के कॉन्जुगेट पेयर बनते हैं। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, माइनस सिंगल माइनस, इस प्रकार का पेयर बनता है तो उसको हम कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। ऑल्टरनेट में डबल सिंगल डबल हो तो इसको क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। या लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां पे भी कॉन्जुगेशन बन रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो यहां पर कॉन्जुगेट पेयर देखने के लिए मिल रहा है, कहां पर, हेलो एरीन में, और जिस कारण से रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस होने के कारण CX बॉन्ड में क्या हो जाता है, कार्बन और हैलोजन के बीच में, बेंजीन का कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और जिस कारण से क्लोरीन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, ड्यू टू रेजोनेंस इन हेलो एरीन, ड्यू टू रेजोनेंस इन हेलो एरीन,
हेलो एरीन में रेजोनेंस होने के कारण पार्शियल क्या होता है थोड़ी देर के लिए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट बिटवीन CX बॉन्ड कार्बन और हैलोजन बॉन्ड इन हेलो एरीन, और डबल बॉन्ड आ जाता है विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, और जिसको ब्रेक करना क्या होता है थोड़ा कठिन हो जाता है, विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, पहले एक बॉन्ड था अब दो बॉन्ड हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, और जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ते जाती है ना, बॉन्ड की लंबाई कम होते जाती है, और जैसे जैसे बॉन्ड की लंबाई कम होती जाती है बॉन्ड मजबूत होता जाता है। नहीं समझे? हम कह रहे हैं कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ते जाती है दो एटम के बीच में बॉन्ड की लंबाई कम होते जाती है, और जिसके कारण क्या होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। जितना छोटा बॉन्ड रहेगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। लंबा बॉन्ड कमजोर होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो यहां कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आने के कारण यह बॉन्ड मजबूत हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक को हटाकर उसके जगह पर दूसरा को जोड़ना। अब यहां तो क्लोरीन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, अब जब तक क्लोरीन हटेगा नहीं तब तक यहां पर दूसरा चीज आएगा नहीं। इसीलिए कारण से कहा गया है कि हेलो एरीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं या डिफिकल्टी के साथ करते हैं। तो पहला कारण क्या हो गया? इसको लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस इन हेलो एरीन अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट बिटवीन CX बॉन्ड इन हेलो एरीन विच इज डिफिकल्ट, इज लिखा हुआ है, विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। समझ में आ गया? हाँ, दिस इज एब्सेंस इन, जबकि हेलो एल्केन में ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज एब्सेंस इन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, रेजोनेंस वाली बात। क्यों? क्योंकि हेलो एल्केन में कॉन्जुगेट पेयर नहीं बनता है। हेलो एल्केन में क्या नहीं बनता है? कॉन्जुगेट पेयर नहीं बनता है, और जिस कारण से देखो ना, हेलो एल्केन में क्या है? हेलो एल्केन का मतलब है CH3Cl। यहां पर क्लोरीन के पास लोन पेयर तो है, सिंगल बॉन्ड तो है, पर डबल बॉन्ड नहीं है, और जिस कारण से क्या है? कॉन्जुगेशन नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, तो दिस इज एब्सेंस इन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में होता नहीं है रेजोनेंस। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्जुगेट पेयर। दिस इज एब्सेंस इन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बाद लिखेंगे, यहां पे ऐड कर लीजिएगा, दिस इज एब्सेंस इन हेलो एल्केन ड्यू टू लैक ऑफ, लैक मतलब कमी, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्जुगेट पेयर, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्जुगेट पेयर। दिस इज एब्सेंस इन हेलो एरीन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, ये पहला रीजन हुआ कि क्यों हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरे रीजन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट। दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन हेलो एरीन। इससे क्या हो गया भाई? देखिए ध्यान समझिएगा दूसरा पॉइंट। ये अगर हेलो एरीन की बात करें तो हेलो एरीन में क्या होता है? मान लीजिए यहां पे क्लोरीन लगा है या ब्रोमीन लगा है, कोई भी हैलोजन लगा है, ठीक है, तो बेंजीन का ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से बंधा है, और जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधे होते हैं वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहे जाते हैं। इस प्रकार बेंजीन के जितने भी कॉर्नर पर कार्बन हैं सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से, कितनी दफा बता चुका हूं, sp3 डबल बॉन्ड से बंधे हो तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हो तो sp, दोनों तरफ डबल बॉन्ड से बंधा हो तो sp हाइब्रिडाइज्ड कहा जाता है। ठीक है, अब अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहां पर टोटल कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में? s का एक ऑर्बिटल और p का 2 ऑर्बिटल। टोटल कितने ऑर्बिटल हुए? 3 ऑर्बिटल। तो टोटल का मतलब हो गया 100% और उसमें 3 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, इसलिए 3 से भाग दिए। टोटल कितना हिस्सा है? 100। टोटल हमेशा 100 ही होता है,
और उसमें कितने ऑर्बिटल मिलके 100 बना रहे हैं? 3, s का 1 और p का 2। देखो ना, s के पावर में कुछ नहीं मतलब 1, p के पावर में 2, तो टोटल 3 ऑर्बिटल हो गए। 3 का मतलब क्या हो गया? 33.33% s कैरेक्टर हो गया, यानी s का योगदान 33% हो गया, और बाकी रिमेनिंग जो 66.66% है वो p कैरेक्टर हो गया। p के 2 ऑर्बिटल है ना, तो 66% p देगा और 33% कौन दे रहा है? s अपना एरिया दे रहा है, तब ना जाके हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइड है तो 33% हो गया s का योगदान। बेटा अगर sp3 होता, सपोज दैट अगर sp3 होता, तो आप क्या कहते हैं? 25% s है और बाकी 75% क्या है? p है। यहां पर क्या है? 33% s है, यहां पर क्या है? 50% s है, यहां पर क्या है? 50% s है। नहीं समझ रहे हो? तो s कैरेक्टर उससे क्या हो गया? अब एक बात, जबकि हेलो एल्केन में अगर बात करेंगे, जबकि अगर हेलो एल्केन में बात करें तो हेलो एल्केन में सभी जगह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड से हैलोजन कनेक्ट होता है। और सिंगल बॉन्ड का मतलब ये जो कार्बन होता है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और 25% s कैरेक्टर होता है हेलो एल्केन में, जबकि हेलो एरिन में कितना है? 33% s कैरेक्टर है। इससे क्या हो गया? तो आपको एक बात समझना चाहिए, मोर इज द s कैरेक्टर, more is the s character of carbon atom, comma, higher will be its electronegativity, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। कार्बन एटम उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ही ज्यादा दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यानी यहां पर जो कार्बन एटम, जो कॉर्नर पर यहां पर आप देख रहे हैं, ये कार्बन एटम देख रहे हैं, ये कार्बन एटम का s कैरेक्टर ज्यादा है, जिस कारण से ये कार्बन एटम जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और यहां पर जो हैलोजन है वह भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लोरीन तो हैलोजन है, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा ही रहेगा, यानी क्लोरीन भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और कार्बन भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और जिस कारण से ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है। अरे हम आपको खींच रहे हैं और आप भी हमको खींच रहे हैं, तो इस खींचातानी में हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा? इनके बीच की जो बॉन्ड की लंबाई है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब बॉन्ड की लंबाई कम हो जाएगी तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, यानी बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा। क्यों? कार्बन भी खींच रहा है क्लोरीन को और क्लोरीन भी खींच रहा है कार्बन को, यानी क्लोरीन बहुत आसानी से बाहर निकल नहीं पाएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के। समझ रहे हैं? क्लोरीन को जाने नहीं देगा कार्बन। क्यों भाई? जाने नहीं देंगे, तुझे नहीं जाने देगा, उसको क्यों नहीं जाने देगा भैया? क्योंकि ये, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि क्लोरीन और कार्बन में, बेंजीन रिंग वाले कार्बन में, ये कार्बन भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा और क्लोरीन भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिस कारण से इनके बीच के बॉन्ड की जो लंबाई है वो बॉन्ड की लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और इस प्रकार से यहां से क्लोरीन को बाहर निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। एक कारण यह हुआ, तो इसको लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में जितना आप लिख सकते हैं। जबकि हेलो एल्केन में ऐसा नहीं है, यहां s कैरेक्टर कम है, तो s कैरेक्टर कम है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो यहां क्लोरीन आसानी से कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच करके बाहर निकल जाएगा। पर यहां पे निकलने में उसको बहुत परेशानी होगी, निकल ही नहीं पाएगा। अब बेटा जब तक हैलोजन यहां से बाहर नहीं निकलेगा तब तक दूसरा हैलोजन उसके जगह पर कैसे आएगा? दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसके जगह पर कैसे आएगा? और इस कारण से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन में नहीं हो पाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन करिए, जैसे लिखा है वैसे कॉपी कर लीजिए और इसको सरल भाषा में लिख लीजिए अपनी कॉपी में। चलते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट रीजन है और दूसरा तीसरा रीजन है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल के बाद ऐड कर लीजिएगा एंड हेलो एरिन। हेलो एरिन भी इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। देखिए ये आपके पास क्या है? बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है।
और पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ऊपर से इसके साथ क्या है? क्लोरीन है, और क्लोरीन पर क्या है? खुद 3-3 लोन पेयर है। यानी एक तो रिंग में ही दुनिया भर का इलेक्ट्रॉन है, एक तो रिंग के अंदर ही पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, ऊपर से क्लोरीन के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। तो भैया सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर ना। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पहले से ही इतना इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है और ये और इलेक्ट्रॉन लेकर के इसकी तरफ आ रहा है। तो ये जो इतना सारा इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास हेलोएरिन में है, क्या ये इस न्यूक्लियोफाइल को इधर आने से अपोज नहीं करेगा? जवाब है करेगा। यानी ये न्यूक्लियोफाइल इतना इजीली इस हेलोएरिन को अप्रोच नहीं कर पाएगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल यहां आ ही नहीं पाएगा तो यहां से क्लोरीन बाहर कैसे निकलेगा? क्लोरीन निकलेगा ही नहीं। क्यों निकलेगा? जब उसको रिप्लेस करने वाला कोई आ ही नहीं पाया उसके पास, तो यहां निकल नहीं पाया। और जिस कारण से तीसरा कारण यह था, यानी इलेक्ट्रॉन रिच हेलोएरिन और इलेक्ट्रॉन रिच, रिच समझते हैं? रिच जिसके पास ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा हो। तो पहले से ही इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन दुनिया भर का है और फिर ये इलेक्ट्रॉन लेकर ही आ रहा है, तो इसका स्वागत तो नहीं ना किया जाएगा। ये इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे दोनों मिलकर के इसको। अब न्यूक्लियोफाइल वहां अप्रोच नहीं कर पाएगा हेलोएरिन को, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पर होगा नहीं। नहीं समझ पा रहे हो? तो एक कारण ये भी हो गया। तो 3 कारण होते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो तीनों टिक करके आएंगे, ऑल ऑफ दिस करके आएंगे। और अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके इलाबोरेट करके आएंगे विथ डायग्राम, और उसको स्केच करके लेबल करके प्रॉपरली आएंगे। ठीक है? तो ये हो गया कहानी। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्या पूछा है? कंप्लीट द फॉलोइंग। यहां क्लोरीन है और ये रिएजेंट देख करके आपको लग रहा होगा कि ये जो रिएजेंट है ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएजेंट है। किसका रिएजेंट है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने का रिएजेंट है। और अभी सर बताए कि हेलोएरिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं, और फिर सर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से दे दिए हैं। लगता है इसका रिजल्ट नो रिएक्शन होगा। हां, अगर ऐसा रहता, ध्यान समझना, अगर सिर्फ ऐसा लिखा रहता, ठीक है, और एक्वस KOH लिखा रहता, तब आप लिख देते नो रिएक्शन, तब सही हो जाता। ठीक है, यहां नो रिएक्शन। लेकिन यहां पर आपने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन लिया है, एलिवेटेड कंडीशन लिया है। 623 केल्विन टेम्परेचर है और 300 ATM प्रेशर है। बहुत हाई कंडीशन है, हार्श कंडीशन है, बहुत ज्यादा टफ कंडीशन है। आपने इसको इतना कंपेल्ड कर दिया, इतना विवश कर दिया, किसको? हेलोएरिन को। क्या करने के लिए? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए, कि अब वो मजबूरन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? अब यहां पर जो हेलोएरिन के पास क्लोरीन लगा हुआ था, अब यहां पर क्या आ जाएगा? OH, और साथ में क्या बाहर होगा? KCl। यानी हेलोएरिन जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं, परंतु अगर उनको कंपेल्ड किया जाए, एक्सट्रीम कंडीशन दिया जाए, जैसे 300 ATM प्रेशर और 623 केल्विन, इतना ज्यादा कंडीशन देंगे, तब जाकर के ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अगर आप कहेंगे कि नॉर्मली जैसे हेलो एल्केन कर जाता था वैसे हेलोएरिन कर जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यह भी ध्यान देने वाली बात है। ये हार्श कंडीशन क्यों हार्श कंडीशन दे रहे हैं? हार्श मतलब कठिन कंडीशन क्यों दे रहे हैं? इतना टफ सिचुएशन क्यों दे दिए हैं इसको? इतना कंडीशन ऐसे चेंज क्यों करना पड़ा? बिकॉज हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो हेलोएरिन होते हैं वो डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको भी लिख लीजिएगा, बिकॉज हेलोएरिन डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर कोई चीज नहीं हो रहा है प्यार से, तो उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा, फोर्सफुल्ली करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है बिकॉज हेलोएरिन डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर खत्म हुआ यह सवाल का पूर्णतः सारा जवाब। और यहां से कन्वर्जन अगर आता है, उसी क्वेश्चन को घुमा करके देता है ऐसे ऐसे, तो ध्यान समझिएगा। अगर रिएजेंट नहीं दिया है, टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया है, तो रिएक्शन नहीं होगा। टेम्परेचर प्रेशर दिया है, वो भी बढ़ा हुआ, तब जाकर रिएक्शन होगा। नोट डाउन करिए। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर जो है अभी मतलब ये टॉपिक जिसको ओवर करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे कि हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म तो नहीं करते हैं,
पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और उसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके।